गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्लास 12th में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक भी है। इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ में स्कोरिंग भी है। और इंपॉर्टेंट क्या, ये सर बहुत सारे चैप्टर का बेस है। सर ये बहुत सारे चैप्टर का बेस है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर बिल्कुल इसी पैटर्न पर चलते हैं। जैसे कि आपको पता है 12th के अंदर हमारी 3 बुक्स हैं, उसके अंदर एक बुक हमारी पार्टनरशिप भी है और पार्टनरशिप के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर किसी बच्चे को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो पूरी बुक उसकी बहुत अच्छी चलती है, और अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स में प्रॉब्लम आती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से। काफ़ी कुछ पार्ट्स में ये हमारा होने वाला है, तो इसको हम कुछ 7 और 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जितना भी होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। तो जैसे जैसे हम शुरू करेंगे आप लोग समझ जाएंगे कितने पार्ट्स हैं, कितना टाइम इसमें लगने वाला है। पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर के अंदर मैं पूरा ब्लूप्रिंट यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं पूरा ब्लूप्रिंट डिस्कस करूंगा यहाँ पर कि पूरा ब्लूप्रिंट के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं, कैसे कैसे हम इस चैप्टर को लेकर चलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो अगर मैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर व्हाट इज मीन बाय द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का सिंपल सा मतलब होता है, सर जब भी हम एक न्यू पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिट कर लेते हैं, जब भी हम एक न्यू पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिट कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। अभी तक क्या था सर, अभी तक 2 पार्टनर थे हमारी फर्म के अंदर, अब हमने एक नए पार्टनर को और अपनी फर्म के अंदर ज्वाइन कर लिया। अब एक नया पार्टनर अगर हमारी फर्म में आ जाता है तो जो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म है, जो एग्जिस्टिंग फर्म है, उसमें एक नया पार्टनर और आ गया। तो जब कोई नया पार्टनर हमारी फर्म में आता है तो हमें अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी जितनी भी चीजें हैं उन सबको चेंजेस करना पड़ेगा। सारे जितने भी एग्रीमेंट है उन्हें चेंज करना पड़ेगा और जितनी भी जगह जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं वो सब चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन हम राइज करें भाई हम अपने नए पार्टनर को क्यों एडमिट करते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि हो सकता है हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, हमें वर्किंग हैंड की रिक्वायरमेंट हो, हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, तो उधर उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वो सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन सर अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की बात करें, या फिर जो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पर चेंज होते हैं उन सब की बात करें, तो उन सबको यहाँ पर मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। स्टेप वाइज स्टेप हम यहां पर इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें करेंगे। एक पूरे ब्लूप्रिंट को इसी पैटर्न पर हम लेकर चलेंगे। तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो वहां पर हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी जब भी हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पॉइंट भी बन जाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके अंदर सर एक रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है। क्यों सर, अभी तक 2 पार्टनर थे, अब एक नया पार्टनर और हमारी फर्म में ज्वाइन हो गया, तो जब वो नया पार्टनर हमारी फर्म में एडमिट हुआ है तो हमें भी तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उसे भी देना है। तो अभी तक सपोज हम 2 पार्टनर थे, हम दोनों लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब एक तीसरा पार्टनर अगर हमारी फर्म में आता है तो उसे भी हमें प्रॉफिट में हिस्सा देना है। यानी सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा जिसमें हमारे ए, बी और सी, मान लो तीसरा पार्टनर को मिलाकर सी एक नया पार्टनर है, वो भी हमारी फर्म के अंदर ज्वाइन हो गया, तो इसे भी हम प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। तो हमारा क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा जिसमें अब हम इन फ्यूचर इसके एडमिशन के बाद अपने प्रॉफिट या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करें कि सर अभी तक जैसे 2 पार्टनर थे ए और बी, अब हमने एक नए पार्टनर को एडमिट करा है, तो जब ये एडमिट होगा इसे भी कुछ प्रॉफिट मिलेगा, तो उस प्रॉफिट के लिए ये दोनों पार्टनर कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करेंगे ना। तो किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस करा है वो भी मुझे यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एडमिशन में सबसे पहले जो मेरा काम होने वाला है वो होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। सबसे पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक के अंदर सिर्फ एक केस नहीं है सर, यहां पर मल्टीपल केसेस बनेंगे, 6 to 7 केस यहां पर इसके भी आएंगे। डिफरेंट केसेस होंगे जिसमें डिफरेंट सिचुएशन में आपको एनपीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने पड़ेंगे। तो बहुत आसान नहीं है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अगर चीजों का स्टेप वाइज स्टेप लेकर चलोगे तो चीजें बहुत आसान है, और अगर स्टेप वाइज स्टेप नहीं लेकर चलोगे तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। इतना क्लियर है। दूसरे पार्ट की बात करें तो सर सेकंड पार्ट है यहां पर हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
भाई सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ए और बी बोलूंगा, तो ए और बी जब भी बोलूंगा तो आप इन्हें ओल्ड पार्टनर से कोरिलेट करेंगे, और सी की अगर मैं बात करूंगा तो वो एक नया पार्टनर है। तो जब भी हम अपनी फर्म में किसी एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, सेज फॉर हमने सी को एडमिट करा है, तो क्या हम फ्री में उसे एडमिट कर लेते हैं? क्या फ्री में एडमिट कर लेते हैं या उससे कुछ चीज़ों की डिमांड करते हैं? तो जब भी हम अपनी फर्म में किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो हम उससे मेनली दो चीज़ें डिमांड करते हैं। दो चीज़ों में पहली होती है हमारी कैपिटल और दूसरी होती है हमारी गुडविल, ठीक है। जब इसने हमारी फर्म को ज्वाइन करा है तो एक तो इसे कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कुछ पैसा लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि जब ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा था आज से 5 साल पहले या आज से 10 साल पहले, तो उन्होंने भी बिजनेस में कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी। तो अगर सी आज की डेट में आपकी फर्म में एंटर होना चाहते हैं तो उन्हें भी कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी, और प्लस साथ ही साथ एक अमाउंट और लेकर आनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं गुडविल। क्यों? क्योंकि सी को तो मार्केट में कोई जानता नहीं है, अभी ये तो एक नया पार्टनर है, और ये लोग पिछले 10 साल से बिजनेस में हैं या 5 साल से बिजनेस में हैं। मार्केट को इन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी करा है, पढ़ा है और बिजनेस करा है, और बिजनेस में कहीं ना कहीं इन्होंने अपना नाम कमाया है। तो वो जो चीज है, जो भी मार्केट में इन्होंने गुडविल अपनी एक बनाई है, जिस बेसिस पर कस्टमर इनके पास आता है, उस चीज के लिए भी यहां पर ये उस पार्टनर से कुछ फंड चार्ज करेंगे, कुछ पैसा चार्ज करेंगे, और उसे हम बोलते हैं यहां पर गुडविल। तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो कितना गुडविल का पैसा लेकर आएगा, और जितना भी वो पैसा लेकर आएगा उसे कैसे कैसे ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये सब हम अपना टॉपिक नंबर 2 में करेंगे, जिसका नाम है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्लियर है? सबसे पहले क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरे नंबर पर क्या करना है? सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इतना क्लियर है? जब ये टॉपिक हमारा सेकंड वाला कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम अपने थर्ड टॉपिक पर मूव करेंगे, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सर इसका क्या मतलब हो गया? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का क्या मतलब हो गया? एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा। भाई आपने देखा ए और बी पिछले 10 साल से बिजनेस में हैं, तो हर साल इन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट एक्यूमुलेट करे होंगे, मतलब कुछ प्रॉफिट बचा के रखे होंगे, और जरूरी नहीं कि वो प्रॉफिट ही हो, इट मे बी पॉसिबल कि वो लॉसेस भी हो सकते हैं। तो अगर ए और बी पिछले 10 साल से बिजनेस में हैं और उन्होंने पुराने कुछ अपने प्रॉफिट को एक्यूमुलेट कर रखा है, तो क्या आज की डेट में उस नए पार्टनर को उसमें कोई हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं? या वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करते हैं? तो अगर आपके पास एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अगर कोई पुराने फंड्स हैं जिन्हें हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस बोलने वाले हैं, या बोलते ही हैं सर, बोलने क्या वाले हैं, तो उनके क्या ट्रीटमेंट होंगे? क्या उसमें से नए पार्टनर को कुछ मिलेगा, या सब वो ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे? तो ये सारे ट्रीटमेंट भी हम यहां पर देखेंगे, क्योंकि जब हम नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो हमें पुराने प्रॉफिट या लॉसेस का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन हम कहां पर समझेंगे? वो हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के अंदर, कि उन सब के क्या ट्रीटमेंट होने चाहिए। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद जो हमारा पॉइंट नंबर 4 होगा इस चैप्टर के अंदर, वो होगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। वो होगा हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, हमने तो डिमांड कर दिया इतनी कैपिटल लाओ, इतनी गुडविल का पैसा लाओ, ठीक है, वो सारी चीज़ें लेकर आएगा, लेकिन हमें उस टाइम पर अपनी जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्चर है, स्टॉक है, डेटर्स है, जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, उनका रीअसेसमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उनके इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए भी वो नया पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है जी आपका। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 4th स्टेप में कैलकुलेट करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एंड ऑन अकाउंट ऑफ दैट अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉसेस निकल कर आते हैं, दे ऑल्सो बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर, वो भी ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करेंगे, उसमें नए पार्टनर का कोई रोल नहीं रहेगा। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 4 रहने वाला है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और इसको कैलकुलेट करेंगे इन सब चारों स्टेप को कैलकुलेट करने के बाद। जब हमारे ये चारों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट। जो हमें मेन यहां पर इसके अंदर क्वेश्चंस करने हैं, उसके अंदर हमें लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। लेजर अकाउंट कौन सा बनेगा सर? पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक कैश अकाउंट भी बना सकते हैं, और एक बैलेंस शीट तो बनानी ही बनानी होती है यहां पर।
मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए आती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में सब जनरल एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है, जो 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट होंगे उन सबको मिक्स करके ही हमारे यहां पर आगे फाइनली लेजर अकाउंट बनेंगे, जिसके अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट आएगा और बैलेंस शीट आएगी। जब ये हो जाएगा तो इसमें कुछ छोटे छोटे से टॉपिक और ऐड हो जाएंगे, जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके बिना बहुत ध्यान से सुनना क्या बोलने वाला हूं, इसके बिना, इस टॉपिक के बिना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो एग्जामिनेशन का जो फुल फ्रेम क्वेश्चन होगा उसके अंदर सर ये वाला टॉपिक तो जरूर होगा ही होगा, बिना इसके क्वेश्चन फ्रेम होता ही नहीं है। और जब ये सारे टॉपिक हमारे हो जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब हम करेंगे अपने स्पेशल प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड विद द एग्जामिनेशन, जो हमारे एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए होंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन को टारगेट करेंगे। तो एडमिशन में सबसे पहले इस ब्लूप्रिंट को ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से इस चैप्टर को लेकर चलना है। दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है? व्हेनेवर ए न्यू पार्टनर इज बीइंग एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म। और क्या क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके बाद क्या करेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। उसके बाद क्या करना है सर? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस करना है। उसके बाद क्या करना है सर? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करना है। उसके बाद सर प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना, तब सर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। और उसके बाद भी हमें इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा नहीं छूटे। क्योंकि एग्जामिनेशन में सर एक क्वेश्चन आता है, सर एक क्वेश्चन वो हिला के रख देता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 50-50 क्वेश्चन करके जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन नहीं हो पाता। कुछ बच्चे 100 क्वेश्चन करके जाते हैं, एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन नहीं हो पाता। इसलिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में कर लो। अगर आपने कॉन्सेप्ट को डिटेल में कर लिया, कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ लिया, तो कोई सा भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो आपसे एग्जामिनेशन में सॉल्व ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसी लेवल पर हम लेकर चलेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि आगे के पार्ट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। और जितनी भी चीजें अच्छी लगती हैं वो कमेंट में जरूर बताएं। कहीं कोई डाउट है कमेंट में जरूर बताएं। कुछ इंप्रूवमेंट अगर हम अपने पार्ट से कर सकते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जहां पर हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।